श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे स्वनामधन्य व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया है और ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर उषा यादव जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साहित्य में आपने बहुत नाम कमाया है और जो हम लोग कल्पना करते हैं, कभी मन में सोचते हैं, कभी हम कहानी लिखें, कविता लिखें, उपन्यास लिखें बाल साहित्य में, और आपने तो इसमें एक कहते हैं ना लिखने का एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपके ऊपर शोध हुए हैं, इतना कुछ हुआ है और पुरस्कारों की तो एक लंबी श्रृंखला है। पद्मश्री आपको प्राप्त हुआ है। शुरुआत यहाँ से करें कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? दरअसल मैं कानपुर में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी चंद्रपाल सिंह यादव मयंक एक प्रख्यात बाल साहित्यकार थे। इसलिए मैंने उन्हें बचपन से ही कविता लिखते हुए देखा और आप ये मान के चलिए कि शायद लेखन के संस्कार मुझे घुट्टी में मिले थे, क्योंकि जब मैं मुश्किल से 6-7 साल की थी तो हमारे यहाँ पिताजी माँ चूल्हे पर रोटी सेकती थीं और वहाँ पर ही पास में ही एक आसन बिछा रहता था। मेरी आंखों में आज भी वो बिंब साकार हो उठता है। पिताजी खाना खा रहे हैं और मैं हाथ में एक पंखा लिए उनके पीछे खड़ी उनको पंखा झल रही हूँ। अचानक खाते खाते पिताजी कहते थे, बेटी कागज़ कलम ले आओ, एक कविता लिख दो, मुझे मन में भाव उठ रहे हैं। मैं तुरंत जाती थी, कागज़ कलम लाती थी, पंखा नीचे रहता था, रख देती थी और पिताजी कविता बोलते जाते थे और मैं लिखती जाती थी। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में मेरे सामने जैसे एक तिलस्म खुल जाता था, एक जादुई संसार खुल जाता था। एक रची हुई कविता मेरे हाथ के कागज पे उतरी हुई दिखाई देती थी। तो उसे देख के मुझे ज़रूर ये लगता था, पिताजी कैसे लिख लेते हैं, काश मैं भी लिख सकूं। जी। तो शायद वो मैंने जो बचपन में 6-7 साल की उम्र में सपना देखा था वही साकार हो गया। मेरी पढ़ाई घर पे शुरू हो गई थी। माँ मेरे लिए पट्टी और उस पे लिखा जाता था खड़िया और कलम खड़िया से, घोल। सरकंडे की शायद कलम होती जी। थी। तो उसको मुझे याद है बहुत मनोयोग से मेरी माँ तवे की या कढ़ाई की कालिक से उसको काला करती थी, फिर उसको सुखा के पट्टी को, उसके बाद उसको घोटती थी किसी कांच की शीशी से या किसी उससे, और फिर बहुत चाव से मुझको अपना मतलब हाथ पकड़ के छोटा आ बड़ा आ इस तरह से उन्होंने शिक्षा का आरंभ किया था। हाँ, दिन ही अलग थे वो। अब आज के बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने मतलब हम लोगों के लिए वो पढ़ाई बोझ नहीं होती थी, एक तरह से खेल रहता था। तो वो उसके बाद माँ ने बचपन में ही मुझे हर तरह से कविता कहानी सुनाना, हमारे घर का माहौल ही था ऐसा, पूरा साहित्यिक जी वातावरण बिल्कुल था। साहित्यिक माहौल था। तो दादाजी को भी घेर के खड़ी बैठ जाती थी, शाम होते ही दादाजी कहानी, तो पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, तो ये सारी कहानियाँ सुनकर तो एक तरह से जो संस्कार थे लेखन आरंभ हो गया। एक तो माहौल मिला आपको, वातावरण मिला, वैसा जी हाँ, संस्कारों में लेखन मिला आपको, बचपन से आपने संस्कारों में लिखते मिला। देखा, कविता को मूर्त रूप में आते हुए देखा आपने। तो बताएं हुआ वो। लिखिया की भूमिका तो मैंने ही जी मुझे लगता ही था कि कविता तो पिताजी बोल रहे हैं, लिख तो जी। मैं रही हूँ। आपने पिताजी की कविताएं लिखी, आपने अपनी रचना पहली बार कब लिखी थी और क्या थी वो? दरअसल सबसे पहले मैंने एक 8 साल की उम्र में चाची नाम की कहानी लिखी थी। जी। तो वो बहुत दिन संभाल के भी रखी, लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ खो गई, गुम गई। और जब 9 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक था मेरी कविता। जी। तो वो विद्यालय की पत्रिका में छपी थी जी। और बहुत सराही गई थी। मेरी कक्षा अध्यापिका थी, उन्होंने, श्रीमती शेफाली मुखर्जी, उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की थी। तो वहीं से ही फिर मुझे लगा कि नहीं, लिखना चाहिए। और तो मेरी उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या प्रसंग था और कब लिखने का मौका मिला आपको? क्या दरअसल याद है कविता आपको? हाँ, कविता याद है। जी। एक बच्चे की लेकिन हम कलम सुनना से चाहेंगे आपसे। वो स्वाभाविक भी थी कि मैंने लिखा था। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे लिखने के लिए कहा गया है, स्कूल में टीचर ने, बहन जी ने कहा है, तो उन्होंने कहा है तो तुम लिखो, जो उन्होंने कहा है तुम उसी को लिख दो। तो मैंने लिखा था, कक्षा में यह बात बहन जी ने सबसे बतलाई, जी। मैगजीन छपने की बारी देखो है फिर आई, जिसको जो कुछ छपवाना हो झटपट लिख कर लाओ, मगर शीघ्र ही ले आना, मत इसमें देर लगाओ। वाह। मैंने ये निज मन में सोचा, यदि मैं कुछ लिख पाऊँ तो फिर मैं भी मैगजीन में अपना नाम छपाऊँ। वाह। बस फिर क्या था, बैठ गई मैं नाम राम का लेकर, जोड़ तोड़ कर मैंने ये कविता लिख डाली सुंदर।
पूज्य बहन जी, दया दृष्टि मुझ पर इतनी दिखलाएं, मेरी कविता मैगजीन में झटपट आप छपाएं। वाह, क्या बात है। तो गंभीर लेखन आपका कब शुरू हुआ? गंभीर लेखन मेरा शुरू हुआ है शायद वर्ष 1985 से, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, याद आता है कि शायद पहली कहानी सरिता में छपी थी, कौन जाने। तो ये कौन जाने जो थी, ये जैसे साहित्यिक रचना, गंभीर रचना ही मैं कहूँगी, ये वर्ष 1985 में छपी थी। और उसके बाद में बाल साहित्य में मेरी पहली रचना कोई कविता नहीं थी, कहानी नहीं थी, एक बाल उपन्यास था। अरे वाह। और उपन्यास से ही शुरुआत हुई है। और वो उपन्यास चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने एक योजना निकाली थी कि अखिल भारतीय बाल साहित्यकार सम्मान योजना। जी। तो उसमें मैंने सोचा कि चलो मैं भी लिख के भेजती हूँ। मैंने भेजा था उपन्यास, और जो उपन्यास भेजा था तो उसको उन्होंने पुरस्कृत भी किया। वही अकेला उपन्यास पुरस्कृत हुआ था। जी। तो मेरा बहुत, फिर जिसे कहते हैं, उत्साहवर्धन हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर लौट कर नहीं देखा बाल साहित्य में भी, मैं जी। उसी मनोयोग से लिखने लगी। जी। जब ये लेखन कार्य शुरू हुआ, फिर जब आपका जीवन आगे बढ़ा, विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां और लिखना, और फिर जब आप अपने जी, जॉब पर भी थीं, तो ये बिल्कुल। 3 बड़ी जिम्मेदारियां, परिवार, परिवार, जॉब और लेखन, जी हाँ, कैसे सामंजस्य बिठाया? ये बहुत कठिन था कृष्ण जी। ये बहुत आसान नहीं था मेरे लिए कि मैं ये तीनों जिम्मेदारियां एक साथ निर्वाह करूं। लेकिन कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, लगता था नहीं अब नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे। कभी कभी लगता था कि कैसे काम चलेगा, घर भी संभालना है, नौकरी भी देखनी है। लेकिन फिर उसके बाद में शायद तीनों ही चीज़ें ऐसी थी जिसमें से मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकती थी। जी। तो प्राथमिकता तो मैंने निश्चित रूप से अपने परिवार को ही दी है। दूसरे नंबर पर मेरी नौकरी रहती थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पढ़ाना है और वहाँ से मैं वेतन लेती हूँ, मैं जुड़ी थी आर्थिक रूप से। और उसके बाद मैं शायद समय को चुराती थी, जो कैसे चुराती थी मुझे नहीं पता। कुछ अपना आराम का समय है, या खाना बनाते बनाते भी अगर मेरे मन में कविता उठती थी तो उस बहुत नुकसान भी होता था। दूध उबल गया, गिर गया, जल के सब्जी जल गई, लेकिन फिर भी मैं धैर्य से लिखती ही रही। और सभी विधाओं में बच्चों और बड़ों के लिए लगभग 100 पुस्तकें आज हो गई हैं। जी, शतक आपका पूरा हो चुका जी है। बिल्कुल। अच्छा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, जी, कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरे पति हैं और मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। जी। तो वो बड़ा क्या कर बेटा, रहे हैं? वो बड़ा वाला बेटा हमारा आईपीएस है, जी। और छोटा आईएएस है। और बेटी की जो शादी है वो मतलब हमने एक आईएएस अधिकारी से की है। वो तीनों ही बच्चे इस समय दिल्ली में हैं। जी। और बेटी हमारी मेरी ही अनुगामिनी है लेखन में। लेखन में काम कर रहे हैं? लेखन में बिल्कुल वो इसी क्षेत्र में आई है, और जी। करीब उसकी 25-30 उपन्यास और कहानी संग्रह छप गए हैं अरे वाह। उसके। बहुत रुचि से लिख रही है। आप यकीन मानेंगे कि कोरोना पर ही, जो अभी कोरोना 1.5 वर्ष हुआ है, जी। इस 1.5 वर्ष की अवधि में उससे 4 बाल उपन्यास और 4 बड़ों वाह। के उपन्यास उसके आ गए। एक बड़ा रोचक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने कहा कि आपने समय चुराया, जी, और जब हम किसी पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा जीवन साथी होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती बहुत है। बड़ी उसकी तो भूमिका। आपके पतिदेव, उनके बारे में कुछ बताइए, और कैसे उनका सहयोग मिला आपको? देखिए, मुझको गंभीर लेखन में मेरे पतिदेव ही लाए। जी। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो मैं मुश्किल से शायद मैं 20 वर्ष की भी नहीं थी। तो वो उस समय आगरा कॉलेज में हिंदी विभाग में पढ़ाते थे। जी। और उनको लेखन का शौक था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, एक पुस्तक थी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति, तो उन्होंने मुझे उससे कुछ हिस्सा लिखने को दिया। बिहारी सतसई पे वो लिख रहे थे, उस पे उन्होंने लिखवाया। तो लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोग ये मानूंगी कि उन्होंने स्वयं अपना लिखना छोड़कर मुझे आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, क्योंकि दोनों लोग नहीं कर सकते ये थे। बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ, ये एक को तो दोनों ही अगर लिखेंगे तो फिर घर की बाकी जिम्मेदारियां कैसे होंगी। तो उन्होंने कहा जी। नहीं, तुम जो लिख रही हो वो शायद ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सब जीवन मूल्यों से और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। तो उनका जो था वो पाठ्य क्रम से जुड़ी हुई पुस्तक है, साहित्यिक रहता था, दूसरी तरह का साहित्य। जी। तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, तुम ही आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात है। ये कहा जाता है कि हर
सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है, इसका उल्टा भी सच है। ऐसा है, बिल्कुल इसका सफल उल्टा महिला भी के होता है, पीछे सबल पुरुष महिला का के भी हाथ पीछे होता है। पुरुष का हाथ होता है। मैंने केंद्रीय संस्थान में 2 वर्ष प्रोफेसर पद पर काम किया है, और बाकी जो मेरा जो 30 वर्ष का जो अध्यापकीय अनुभव है वो KMI में ही व्यतीत हुआ है। जी। तो बहुत अच्छा लगा है विद्यार्थियों के बीच में रहना और काम करना, और शायद मुझे अपने लेखन के लिए प्लॉट भी वहीं से मिलते थे। बहुत से प्लॉट मुझे लेखन के जो विषय हैं विद्यार्थियों के बीच से मिले हैं। बढ़िया अनुभव रहा है। वहाँ से बीज आपको मिलते रहे। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे करके ये मुझे खुद आज सोचती हूँ तो मुझे बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है कि मैंने नौकरी भी की है, और विद्यार्थी भी बहुत हमेशा खुश रहे हैं। उन्होंने हमेशा पसंद किया है मेरी क्लास में आना और पढ़ना। तो लेकिन उसके बावजूद मैं कर ले गई ये सब। अच्छा, इसके लिए आप समय कैसे निकालती हैं? आप नहीं समय चुराती कैसे हैं और कब लिखती हैं? देखिए, कभी भी मैं 4 बजे के बाद नहीं उठी हूँ, मतलब 4 से पहले ही सवेरे यानी उठना भोर में होता 4 है। बजे के पहले, जी, ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल में। ब्रह्म मुहूर्त में। तो और कभी कभी जब उपन्यास वगैरह कोई पूरा करना होता है तो मुझे लगता है कि मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ, 3:30 पे ही उठ जाती हूँ, ताकि 4 बजे तक मैं मेज पे बैठ करके लिखना शुरू कर दूँ। जी। तो ताकि जब तक सब लोग उठें करें तब तक मेरे 10-12 पेज हो जाते हैं। जी। कंप्यूटर पे नहीं काम करती हूँ मैं, अभी भी कागज़ और कलम पर ही लिखती हूँ, मेरा वही अभ्यास है। तो ऐसा भी कोशिश करती हूँ कि सब काम छोड़ के लिखती रहूँ और एक दिन में 25-30 पेज हो जाएं। जी। तो इस तरह से ही किया है धीरे। अच्छा, जैसे उपन्यास में एक बड़ा फलक होता है, जी। एक कई कहानियों का संग्रह भी हम कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, उसका कथानक बड़ा होता है, कभी गंभीर बातें होती हैं। तो क्या आप एक सिटिंग में करने का प्रयास करती हैं उपन्यास? जैसे लगातार उपन्यास लिखा तो लगातार जब तक पूरा हो जाए कुछ और पे कलम न चलाएं, या बीच बीच में अगर कोई कविता दिमाग में आई तो कविता लिख दी, फिर उपन्यास पे आ गए, कोई कहानी लिख दी, फिर उपन्यास पे आ गए, ऐसा जी कैसे आप हाँ, करती हैं? नहीं ऐसा तो होता है, क्योंकि उपन्यास हम कम से कम 2-3 महीने का समय मांगता है, जी। और हम केवल उसी के प्रति एक निष्ठ भाव से, एकांतिक भाव से समर्पित हो जाएं, ऐसा हो नहीं पाता है। जी। तो बीच में हमारे पास और जिम्मेदारियां होती हैं। किसी पत्रिका से आ जाता है कि आपको हमें कविता भेज दीजिए, या हमको आप समीक्षा भेज दीजिए, तो हम व्यवधान पड़ता है, और हम आदी हैं इस चीज़ के कि जो बीच में व्यवधान पड़ा तो कभी कभी तो बीच में 1-2 महीने का रखा रह जाता उपन्यास। उसके बाद उसको देखो तो एक तरह से लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, कहाँ लिख रहे थे। उस संवेदना को दोबारा पाना और उसको दोबारा जुड़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक तरह से रीराइटिंग हो जाती होगी। जी, फिर उसको कभी कभी तो हमें उसको दोबारा उन पन्नों को, मतलब उसी भावभूमि तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, नहीं तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती है, कि लगता है सब कुछ भूल गए हैं। जी, वो सब कुछ नया लगने लगता है। एकदम नया लगने लगता है। जी। जैसे मैडम, आप कविता, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, आलोचना, बहुत कुछ लिखा आपने। जी। तो आपके मन के निकट क्या है? मेरे हिमांशु जोशी जी, जो बहुत बड़े प्रख्यात उपन्यासकार रहे हैं और संपादक भी साप्ताहिक हिंदुस्तान के थे। तो हिमांशु जी मुझसे हमेशा ये कहते थे कि तुम केवल कहानी लिखो। जब वो वागर्थ के संपादक थे तो उन्होंने मेरी कहानी छापी थी, और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये, मतलब उन कहानी लेखिका उनकी जानी पहचानी नहीं थी। जी। कहानी उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो यहीं से हमारा उनका परिचय शुरू हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहानियाँ बहुत अच्छी लिखती हो। तो शायद कथा साहित्य ने मुझे, मेरे मन का है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, क्योंकि कविताएं भी अंतःस्थल से ही निकलती हैं। जी हाँ। और अभी मेरे 2 कविता संग्रह छपे हैं, और अगर मुझे लगता है कि मुझे सबसे अधिक मेरी मनपसंद रचना क्या है तो मुझे गीत संग्रह ही लगता है। क्या बात है। आपके कुछ उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। जी। मैं चाहूँगा वो जिक्र आप स्वयं करें, और उसकी पृष्ठभूमि आपको कहाँ से मिली, उसका कथानक कैसे आपने लिया? कृष्ण जी, ऐसा था कि देखिए, सबसे पहला तो जो मुझको उपन्यास सफल हुआ है वो कथांतर नाम का एक उपन्यास था। तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। जी। लेकिन जिसको कहते हैं कि लोगों तक पहुंचा है, या जिसको साहित्यिक दृष्टि में समीक्षकों ने जिसे सम्मानित किया है, वो है काहिरी नलिनी। जी। तो ये प्रभात प्रकाशन से छपा था, जी। और इसको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान मिला था। जी। ये उपन्यास नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण की समस्या पर आधारित है, और नाबालिग बच्चियों का जो यौन शोषण है, ये एक सच में, मतलब इतनी गंभीर वैश्विक समस्या है कि हमें दहला देती है। तो इस उपन्यास को लिखते समय मेरे ही मन प्राश्निक हुआ था कि जो पीड़ा उन बच्चियों ने अपने जीवन में एक बार भोगी है,
उसको यदि कलम कुरेदेगी तो क्या ये मेरा अन्याय नहीं होगा कि मैं अपने लेखन के लिए उन पीड़ा को कुरेद रही हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये समस्या समाज के सामने आनी चाहिए और इसका निदान भी समाज के सामने आना चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा नहीं, मैं उनकी पीड़ा को दोबारा कुरेद नहीं रही हूँ, उसको मैं एक मंच दे रही हूँ, उनके प्रति लोगों की संवेदना जगा रही हूँ। तो वो उसकी मैं चर्चा करी आपके सामने। दूसरा, ये अभी वर्ष 2000 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली से एक है मेरा उपन्यास, बच्चों को लेकर लिखा गया है, उसके हिस्से की धूप। ये बाल अधिकारों पर है। तो मुझको ऐसा लगता है कि सबसे अधिक संकटग्रस्त आज बचपन है और हर वर्ग का बचपन है। हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के युग में जो भौतिकता की आंधी चल रही है, उसमें अर्थ के पीछे अनर्थ हो रहा है। भाग दौड़ इतनी है कि माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं, बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। तो बच्चा इतना एकाकी रह गया है कि वो अपनी समस्या, अपने मन की बात किससे कहे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर के जितना लिखा जाए या जितना सोचा जाए या जितना समाज के सामने लाया जाए वो कम है। तो ये पूरा उपन्यास जो है ये केवल बच्चों की ही समस्या पर है, क्योंकि आप ये देखिए, यदि संपन्न परिवार का बच्चा है, उसके पास माता पिता खिलौने, महंगे कपड़े, ये सब दे देते हैं, कंप्यूटर दे देंगे, घुमा लाएंगे, मॉल्स की सुविधाएं दे देंगे, लेकिन समय नहीं देंगे। और जो मध्यम वर्ग का बच्चा है, उसके ऊपर माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, बहुत बड़ा दबाव भी बन जाता है, बहुत बड़ा दबाव होता है। अगर वो माता पिता जो खुद अपने जीवन में नहीं बन सके हैं, वो बनना चाहा है, वो बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि आपको वो बन के दिखाना है, आप IAS बनिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनकर दिखाइए। लेकिन बच्चा एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वो उनके हाथ का कठपुतली नहीं है, खिलौना नहीं है। इस चीज़ को जब माता पिता नहीं समझना चाहते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है। और जो हमारा जो निम्न वर्ग का बालक है, वो तो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ढाबे पे बर्तन मलता है, तो उसकी समस्या भी बड़ी विषम है। तो मुझे इस तरह से बाल विमर्श और स्त्री विमर्श, ये दो गंभीर लेखन में मेरे प्रमुख विषय रहे। जी, क्या कभी बचपन में कोई घटना या कोई दृश्य आपके मन में बना रह गया, उस पर आपने कभी कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता ऐसा लिखा? बचपन में बहुत सारे अनुभव मेरे दिमाग में आपके इस प्रश्न के साथ घूम रहे हैं, जिन्होंने मुझे समय समय पर उद्वेलित किया। और वो एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि मन की मंजूषा में वो इकट्ठे होते चले गए और हम खुद नहीं जान पाते हैं कि हमारे पास अनुभवों की कितनी थाती सिमट गई है, एकत्र हो गई है, और लिखने बैठते हैं, कब कलम की नोक पर कौन सा अनुभव आ जाता है हम खुद अनजान रहते हैं। तो कथांतर में भी एक अनुभव था, मैं बहुत छोटी थी, करीब 8-9 साल की थी, तब मैंने एक महिला को देखा था, जो उसका दर्द मैंने उकेरा है कथांतर में। और इसी तरह से बचपन में मेरे अनुभव मुझे ये है कि मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में बड़े बड़े साहित्यकार आया करते थे। पिताजी, चूँकि मैंने बताया आपको, बाल साहित्यकार थे, मयंक जी, तो हमारे यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी, निरंकार देव सेवक, शकुंतला सिरोटिया जी, ये सब हमारे घर में, मानवती आर्या जी का भी निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में, तो वो हमारे घर आती थी। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था। और एक तरह से हमारे यहाँ पिताजी हम लोग कमरे में नाश्ता पहुँचाते थे, पानी पहुँचाते थे, और दरवाजे से लग के सुनते रहते थे कि कविताएं अंदर हो रही हैं। काफी पाठ बाकायदा होता था, जहाँ 4 कवि इकट्ठे हुए, 2 भी हुए, तो आप बस आपने नया क्या लिखा है। तो वो प्रश्न होता था क्या लिखा है, तो वो सुनने वाला श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्साही हैं, तो कविता शुरू हो जाती थी। तो बहुत अच्छे क्षण हैं वो, मेरे दिमाग में अभी भी बिंब बने हुए हैं उनके। बचपन में शायद आपको न पता रहा हो कि सोहनलाल द्विवेदी नाम कितना बड़ा जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जब आप महसूस करती हैं, उनको याद करती हैं, तो मन में कैसी भावनाएं उठती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुखद एहसास होता है, बहुत अनुभूतियाँ, बड़ी यकीन नहीं होता है कि मतलब जिनको हम केवल ताऊजी जानते थे और समझते भी नहीं थे कि कितने वो बड़े साहित्यकार हैं। अभी आज मैंने जो अभी किताब लिखी है, हमारे प्रिय
बाल साहित्यकार। जी। तो उसमें सबसे पहले मैंने सोहनलाल द्विवेदी जी को ही लिया है और उसमें मैंने शकुंतला सिरोठिया जी को भी लिया है। और ये सब वो लोग हैं जो जिनके साथ मैंने लिखा है उनका साहित्यिक परिचय, लेकिन साहित्यिक परिचय के साथ साथ संस्मरण खुद ब खुद जुड़ गया है, क्योंकि वो बचपन की अनुभूतियाँ हैं। मैडम, एक यहाँ पर और प्रश्न उठता है कि जैसे उपन्यास के पात्र हैं जी वो आप कहाँ से लाती हैं? ये तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं, बिल्कुल। वहाँ से हम लोग उठाते हैं और कल्पना के रंग से उनको और हम बड़ा कलेवर प्रदान करते बिल्कुल। हैं। या कभी किसी विचार के प्रतिपादन के लिए ही पूरी कहानी या उपन्यास खड़ा कर देती हैं? हाँ, किसी विचार के प्रतिपादन के लिए भी हमारा बिल्कुल नया उपन्यास जो अभी आ रहा है किताबघर प्रकाशन से, क्या नाम दूं तुझे ए जिंदगी, ये इसी विषय पर आधारित है कि मतलब एक विचार है कि महिलाओं को घर के कामों तक सीमित कर दिया जाता है और अगर वो नौकरी पेशा भी होती हैं तो भी उनके ऊपर उनका घर उनसे नहीं छूटता है। घरेलू जिम्मेदारियां वो अपने लिए यदि समय चाहें तो नहीं निकाल सकती हैं। किस तरह से वो महिला अपने लिए समय लेने के लिए पूरे परिवार के साथ जूझती है, संघर्ष करती है और इसमें उसको बुरा बना दिया जाता है, लेकिन उसकी गलती नहीं है। तो ये जो विचार है मेरे मन में शायद मतलब बहुत इसने मुझे कुरेदा कि ऐसा कोई ना कोई रचना सामने आनी चाहिए कि जिसमें ये लिखूं कि महिलाओं के प्रति उनको समझने के लिए अभी भी ज़रूरत है। पुरुषवादी जो सोच है उसमें महिलाओं के लिए स्थान और होना चाहिए। कल्पना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अगर केवल घटनाएं मिलेंगी तो हमसे वो उनको लिखेंगे, वो रिपोर्टाज तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे उपन्यास बनाना है तो उपन्यास को सूत्र जोड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग मोती हैं, लेकिन हमें एक धागे में पिरोना है तो सूत्रबद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे बचपन से ही मुझे वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत पसंद थे, इसलिए क्योंकि उनमें इतिहास और कल्पना रहती थी। और मुझे कविता में मुझे मैथिली शरण गुप्त की कविताएं बहुत अच्छी लगती थीं। वो भी शायद इसीलिए लगती थी क्योंकि उसमें अगर हम साकेत को भी देखें तो साकेत में अगर राम का युग है तो उसके साथ साथ आधुनिक युग भी है कि दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए। तो ये जो उर्मिला का कथन है तो यही मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये मैंने दोनों को ही जोड़ करके ही लिखना पसंद है। हम ये लोभ अपना नहीं रोक पा रहे हैं कि आपके मुख से आपकी कविता सुने। बच्चों की कविता मैं आपको सुना रही हूँ। जी, स्वागत। तो वो है, एक बच्चे का मन है, जो वही बच्चा बहुत अपने माता पिता की व्यस्तता देख करके परेशान है, तो कह रहा है, सब बच्चे पिकनिक पर जाते, देख देख कर हम ललचाते, अपने घर सारा दिन चलता काम काम काम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। वाह, क्या बात है, क्या बाल मन की पीड़ा है। पापा जी जरूर टालेंगे, हमेशा ही होता है। पापा जी जरूर टालेंगे, ढेरों काम गिना डालेंगे, बस रविवार एक वे सौंपे हम बच्चों के नाम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। पिकनिक की सारी तैयारी होगी मेरी जिम्मेदारी, भैया से कुछ मत कहना वो महा आलसी राम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। बहुत सुंदर। ज्यादा झंझट तुम मत करना, बस आलू पूरी ही धरना, ज्यादा झंझट तुम मत करना, बस आलू पूरी ही धरना, थर्मस में संग चाय रहेगी तो होगा आराम। वाह, क्या बात। बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। वाह। तो ये बच्चे का मन है कि देख रहा है कि नहीं है टाइम पापा के पास, मम्मी के पास। जी, 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 जी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आपने चित्र खींच दिया और बच्चे की जो मन की व्यथा है वो हमारे सामने आ रही है। आपकी कई रचनाएं अलग अलग कोर्सेस में लगी हैं, महाराष्ट्र में हैं, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और आपके ऊपर शोध हो रहे हैं, आपके कृतित्व पर शोध हो रहे हैं। तो जब शोधार्थी आपके पास आते हैं जी, आपसे प्रश्न करते हैं, आपकी रचनाएं दूसरी भाषाओं में आती हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है, हमारा श्रम सार्थक हो रहा है, क्योंकि ये जो हम कलम के
प्रति एकाग्र भाव से समर्पित होते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो लिखा है वो पाठकों के पास जाए। जी। और अब तो आप ये समझिए कि पाठक बहुत कम हो गए हैं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि ये सब कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब इतना हो गया है कि पुस्तकों से विरत हो गए हैं पाठक। लेकिन एक समय था, हमारी कोई कहानी अगर किसी पत्रिका में छपती थी, अगर हंस में छपी है कहानी, या वागर्थ में छपी है, तो या आजकल में छपी है, तो मेरे पास आप ये समझिए एक पूरी अटैची भर के पत्र हैं। उसी समय पाठक से रहा नहीं जाता था, वो 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेजता था। बहुत अच्छा लगता है जब पाठक उसको सराहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे आपने कहा कि पुस्तकों का दौर स्वाभाविक है कि आजकल उसमें गिरावट आई है, लेकिन जो नई तकनीक है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसमें आजकल इनका एक दूसरा रूप ई संस्करण भी आ रहा है। और एक और नई चीज़ आई है कि उसमें जो उसके विशेषज्ञ हैं पुस्तकों को पढ़ के पूरी पूरी डाल देते हैं। जी हाँ, आप पुस्तकों को सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। ईयरफोन से, हेडफोन से, मोबाइल से, लैपटॉप, जी कैसे हाँ, बहुत बिल्कुल तरीके हैं। सुरक्षित हो गया। जी। हाँ। तो क्या आप इस नई विधा में भी कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल में, लैपटॉप में? दरअसल मेरा सारा साहित्य ही इसी तरह से अब सुरक्षित मुझे करना पड़ा है, जी। क्योंकि समय के साथ हमें चलना पड़ता है। जी। तो जितने मेरे उपन्यास हैं सब जो है इस समय इसी प्रकार से इनका कंप्यूटर पे हैं, और इनको अरे वाह। जी हाँ, सारा है साहित्य मेरा, क्योंकि विद्यार्थी भी चाहते हैं और फिर समग्र भी प्रकाशक चाहते हैं कि अब आपके रचनाओं का समग्र भी तैयार करें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सारा साहित्य हम एक जगह पे इकट्ठा करें। उषा यादव से सर्च करने पर वो बहुत अपने आप मिल सारी जाती है। अपने आप बहुत किताबें आ जी। जाती हैं। आप लगभग सभी बड़ी पत्रिकाओं में आप छपी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी रचनाओं पे चर्चा होती है, और आपको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी। सभी लोगों को एक मन में कल्पना होती है कोई बड़ा पुरस्कार मिले, तो कैसी अनुभूति हुई? और जब पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको सूचना लगी और कैसे आपने, क्या प्रक्रिया थी आपकी? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा शायद खुशी हुई थी जब मेरी एक कहानी का अंग्रेज़ी अनुवाद ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर प्रसारित हुआ था, जी। और उस पर ये लिखा था उषा यादव इंडिया। क्या बात है। तो तब मुझे इतना ज़्यादा मतलब बहुत एहसास अलग हुआ था कि उषा यादव नॉर्थ इंडिया। इंडिया की नहीं है, आगरा की नहीं है, भारत से उत्तर जुड़ी है। प्रदेश की नहीं है। जी। उषा यादव की पहचान, और इंडिया। उसमें केवल इसी तरह से ईरा राजा ने एक किताब का संपादन किया है माँ बेटी के संबंधों पर। उसमें भी जहाँ पर मतलब रूस की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के जो लेखकों के बीच में एक अकेली कहानी अगर भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रही है, उषा यादव इंडिया, क्या बात। तो शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने देश के लिए मेरा कुछ सहयोग है साहित्य की उस पर, कि माँ बेटी के विषय की कहानी है, या जो ये तर्पण की कहानी है डॉक्टर ईरा राजा ने किया था, तो ये एक अलग सा एहसास देती हैं। और ये पद्मश्री वाला भी देश का चौथा नागरिक सम्मान, तो निश्चय ही बहुत रोमांचक आनंद की अनुभूति हुई थी। इसकी सूचना तो मुझे सुबह करीब 10 बजे करीब एक फ़ोन आया था मंत्रालय से। जी। तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ था, लगा था कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, और पद्मश्री तो बहुत अलग सा ही सम्मान है इसके नाम से। जी। कुछ यकीन ही नहीं हुआ था बिल्कुल ही। घर में केवल अपनी बिटिया को बताया था, अपने पति देव को बताया था, और इंतज़ार तो था ही कि एक क्या पता सच भी हो सकता है। तो वो दिन बहुत ही अलग सा एहसास, समय कट नहीं रहा है, कैसे शाम होगी, कैसे होगा। लेकिन हाँ, जब रेडियो के ऊपर, टेलीविज़न पे आया और सूचना थी, तो बहुत अच्छा लगा था कि हम वास्तव में सम्मानित हुए। और लगातार बधाइयों का दौर शुरू हो गया। बहुत लगातार बधाइयों का दौर 3 बजे तक रात में चलता रहा था। जी। हम सबकी भी शुभकामनाएं हैं तमाम रेडियो परिवार की, कि आपको बड़े से बड़े और सम्मान मिलें, लगातार आप यूं ही साहित्य जगत में छाई रहें। आजकल क्या लिख रही हैं और क्या योजनाएं हैं? आजकल मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, वो थोड़ा सांस्कृतिक परिवेश पर है, थोड़ा जिसे हम कहते हैं, ये मैंने पहली बार ही प्रयोग कर रही हूँ, जिसको इतिहास और संस्कृति परख है, और बड़ा एक तरह से महाकाव्यात्मक उपन्यास है। तो उसमें मैं लगी हुई हूँ, और एक बच्चियों के ऊपर ही है वो, कि मुझे बच्चियों के जो पीड़ा है, बचपन ही संकटग्रस्त है, लेकिन बच्चियाँ उसमें भी एक अलग हो जाता है, असुरक्षित बचपन है। तो वो असुरक्षित बच्चियों को लेकर के वो कहानी है कि जिसके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, तो वो बच्चियाँ क्या एहसास करती हैं, उसने मुझे बहुत उद्वेलित किया। तो वो तारिणी उपन्यास उसी मूल विषय पर है। आगे की क्या योजनाएं हैं? बस लेखन चलता रहेगा। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे
कि आपकी लेखनी निरंतर यूं ही चलती रहे और लगातार आपकी लेखनी से वो हम लोगों को अमृत रस मिलता रहे, जिसका कोई भी साहित्य साधक आकांक्षी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के प्रति मैं आभारी हूँ और आकाशवाणी ने हमेशा मुझे बहुत अपनत्व दिया है और इसको बिल्कुल घर लगता है मुझे। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगता है और मैं भी चाहती हूँ कि निरंतर इसी से मैं इसी तरह जुड़ी रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।